गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 का वितान का पार्ट 4 भारतीय कलाएं करेंगे। भारतीय कलाओं के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय कलाएं अनेक प्रकार की होती है। इसके अंदर चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला आदि विभिन्न प्रकार की कलाएं होती हैं। तो उनमें से आज हम कुछ कलाओं का इसमें वर्णन दिया गया है, वही आज हम करेंगे। कलाओं की अपनी भाषा होती है। जैसे हम अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति या भावों और विचारों को भाषा में व्यक्त करते हैं। अब इसमें लेखक ने बताया है कि कलाओं की अपनी अपनी भाषा होती है कि किस प्रकार कला अपनी भाषा को प्रकट कर सकती है। जैसे ये देखो कि कोई अगर बच्चा हंस रहा है तो किस तरह हंस रहा है, उसमें भी उसकी कला झलकती है। अगर कोई नृत्य कर रहा है तो उसकी भाव भंगिमा या उनकी मुद्राओं को देखकर, उनके विचारों को देखकर या उनकी जो भी एक्टिविटी है उसको देखकर हम पता चल सकता है कि ये किस तरह का नृत्य करने जा रहा है, ये किस प्रकार से है। उसी तरह हर चित्र को हम देखकर भी पहचान सकते हैं कि ये चित्र किस विचार को प्रकट करना चाहता है। तो इसी प्रकार बताया गया है कि कलाओं की भी एक अपनी अपनी भाषाएं होती है और उसी से कलाकार अपनी भाषा को व्यक्त कर सकता है। वैसे ही चित्रकारी, संगीत या नृत्य के माध्यम से भी हम अपने आसपास और प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं। और उसी तरह बताया गया कि जिस तरह से भाषा का बताया गया कि भाषा के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है, उसी प्रकार से चित्रकारी, जो भी चित्र है उसको हम देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये चित्र हमें क्या दिखाना चाहता है, ये किसके बारे में बताया गया है। जैसे कि हमारे प्राकृतिक चित्र बताया गया है या हमारे पीछे सिंधु घाटी सभ्यता आदि में जो भी चित्रकारी हुई थी उससे हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसी प्रकार संगीत कि जो व्यक्ति अगर संगीत गा रहा है या बता रहा है या उसको सुन रहा है तो उसके आधार से भी हम उसके विचारों को प्रकट कर सकते हैं कि ये किस तरह के भाव हमारे सामने उजागर करना चाहता है। और यही है नृत्य। नृत्य के आधार से भी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से वो अब नृत्य कर रहा है तो उसकी मुद्रा को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये अभी किस पोजीशन के माध्यम से कर रहा है। से भी हम अपने आसपास और प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं। हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, उसे किसी न किसी रूप में और नए नए तरीके से कहना, अभिव्यक्त करना चाहते हैं। अब इसमें लेखक ने बताया है कि व्यक्ति जो भी देखता है, सुनता है और किसी तो उसको अलग अलग तरीके से अपने अपने रूप के आधार पर वो दूसरों को प्रदर्शित कर सकता है या उसको बताने का तरीका बताया जा सकता है। समुद्र में उड़ती गिरती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों से सजाता है। अब इसके अंदर बताया गया है कि जो समुद्र में जो लहरें उठती है तो एक चित्रकार क्या करेगा, उस लहर को किस तरह अभिव्यक्त करेगा या उसको अपने चित्र के माध्यम से किस तरह दर्शाएगा। तो वो अपनी चित्रकारी के आधार पर समुद्र के आधार बनाकर फिर उसको लहरों को बताएगा, जिससे हमें अनुमान लगा सकते हैं कि एक चित्रकार ने उसमें समुद्र की लहरों का वर्णन किया गया है। चिड़िया की चहचहाट को गायक स्वरों में सजाता है और चिड़िया चहचहाट कैसे करती है या उसकी चहचहाट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है वो गायक कलाकार अपने गाने के द्वारा प्रस्तुत कर सकता है। और उसी प्रकार इसमें बताया कि नर्तक मन के भावों को विभिन्न मुद्राओं में सजाता है। हर प्रकार से जब भी वो नृत्य करता है तो उसमें अपने अपने भाव उजागर करता है। और कभी कभी चित्रों में तो कभी गीतों में, कभी नृत्य में तो कभी संगीत में। यह कहने सुनने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी नए नए तरीकों में लगातार जारी है। और इसके माध्यम से ये भी बताया गया है कि जैसे हमारे पुराने रीति रिवाज वगैरह है तो उसको भी हम किसी न किसी माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, शादी ब्याह के गीतों के माध्यम से और नृत्यों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि हमारी पुरानी परंपराओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हमारा देश भारत उत्सव धर्मी है। उत्सव धर्मी का मतलब है कि भारत देश में कहा जाता है कि हर दिन एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, इसलिए उससे उत्सव धर्मी कहा जाता है। और कहा भी जाता है कि भारत के अंदर दिन 9 होते हैं लेकिन क्या है, त्योहार
दिन 7 होते हैं लेकिन त्योहार 9 बताए जाते हैं। और विविधता हमारी पहचान है, और विविधता हमारी पहचान के माध्यम से बताना चाहते हैं कि भारत के अंदर अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन जब भी कोई तीज त्योहार वगैरह आता है तो सभी आपस में मिलकर एकजुट होकर उस त्योहार का आनंद उठाते हैं। विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न त्योहारों के साथ साथ विविध कलाएं भी हमारी अनूठी पहचान है। अब इसके अंदर बताया गया कि विभिन्न संस्कृति, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं तो उनके अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज संस्कृति होंगे और अलग अलग उनके क्या होंगे, त्योहार होंगे, साथ साथ अलग अलग उनकी कलाएं भी होगी। लेकिन ये सब जब मिलकर त्योहार को, उसी त्योहार को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं और सभी मिलकर मनाते हैं तो ये उनकी एक अनूठी पहचान के रूप में मानी जाती है। आपने देखा होगा कि भारत के अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी विशिष्ट कलाएं हैं कि अलग अलग भारत अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ है और सभी प्रांत की अपनी अलग अलग एक कलाएं होती है। आपने ये भी देखा होगा कि हमारी कलाओं और त्योहारों और उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता, और वह कलाएं क्या है, एक दूसरे से आपस में किसी न किसी रूप में क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, लेकिन उसको अलग नहीं किया जा सकता। ये कलाएं, अब कौन कौन सी कलाएं होती है, जैसे जन्मोत्सव, अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसमें कौन कौन से रस्में की जाती है, कौन कौन से रिवाज किए जाते हैं वो बताया है। उसके बाद में जो शादी ब्याह होती है उसके अंदर क्या रीति रिवाज है वही बताया जाता है। पूजा तथा खेती बाड़ी से जुड़ी भी आदि परंपराएं हैं। तो मतलब बच्चा जन्म लेता है वो भी एक कला के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। उसके बाद में उसकी शादी ब्याह होते हैं तो शादी ब्याह में किस तरह के रीति रिवाज वगैरह आदि बनाए जाते हैं, उन रीति रिवाजों को हम क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। उसके साथ ही कोई भी पूजा वगैरह होती है तो उसको भी हम किस विधि से करते हैं ये उसकी कला के रूप में प्रदर्शित होता है। और साथ साथ में खेती बाड़ी से भी, खेती बाड़ी के आधार पे भी किस तरह से जब फसल बोई जाती है तो किस तरह से उत्सव वगैरह के रूप में मनाया जाता है, फसल काटी जाती है तब किस तरह से उसका उत्सव करते हैं। ये विभिन्न कलाएं विभिन्न प्रकार से हमें दर्शाई जाती है। मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण ही भारत की ये विशिष्ट कलाएं विरासत के प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती है। ये सारी कलाएं मनुष्य के जीवन से जुड़ी होती है, क्योंकि बताया गया था कि जन्म से लेकर शादी ब्याह से लेकर पूजा पाठ से लेकर खेती बाड़ी से लेकर ये सारी कलाएं मनुष्य ही करता है, और मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण ही भारत की कलाएं एक विशिष्ट रूप धारण कर लेती है, जो विरासत के प्रति, विरासत मतलब जो हमारे पूर्वजों से प्रति हमें मिलती आ रही है, और उसी कारण हमें उसे उत्साह और विश्वास से भर देती है। क्योंकि हमारे पूर्वज जो भी हमें विरासत में मिला है हम उसका सम्मान करते हैं, और इसी कारण वो सम्मान और विश्वास हमारा इसमें बढ़ जाता है। क्या आपको यह नहीं लगता कि पर्वों और त्योहारों और फिर फसलों और कलाओं का जुड़ाव ही एक और इसे केवल मनोरंजन या अलंकरण होने से बचाता है? अब इसमें बताया गया है कि कोई भी रीति रिवाज या पर्व या त्योहार या फिर फसल जब कटाई और बुआई आदि होती है, कलाओं का जुड़ाव एक दूसरे से रहता है और इसे केवल मनोरंजन या अलंकरण होने से बचाता है। ये नहीं कि ये व्यक्ति के टाइम पास या मनोरंजन का साधन है या उसे सुशोभित करने का, उसे सजाने का साधन है। अलंकरण मतलब सुशोभित करना या सजाने के आधार पर होने से बचाता है। तो दूसरी ओर यही पहलू प्राचीन परंपराओं की सतत निरंतरता को बनाए रखता है, और ये नहीं कि ये मनुष्य का मनोरंजन करता है, उसका उत्साह बढ़ाता है, ये नहीं। ये इसके अंदर कलाओं के माध्यम से बताया गया है कि ये प्राचीन परंपराओं, जो हमारी पुरानी परंपराएं चल रही है उसको आगे लगातार करने के लिए ये मनाए जाते हैं। और वास्तव में यही अतीत और वर्तमान मतलब बीता हुआ समय और अभी जो चल रहा है उन दोनों को जोड़ता है, कि बीते हुए समय को साथ लेके चलता है, कि मेन कड़ी मानी जाती है। अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि जनजातीय और लोक कला शैलियों के सभी रूपों में एक व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है, जो आगे चलकर शास्त्रीय कलाओं का आधार बनी है।
अब इसमें ये बताया गया है कि जनजातीय लोक कला शैलियों के सभी रूपों में एक व्यवस्था भी दिखाई देती है कि किस तरह वो व्यवस्थित रूप से हर रीति रिवाज और परंपरा का अनुसरण करते थे, जो आगे चलकर शास्त्रीय कलाओं का आधार, मुख्य आधार बन गई। एक बात ध्यान देने की है कि विशेष बात ये बताएगी कि शुरुआती दौर में जब जिसका प्रारंभ होता है उस समय सभी कलाओं का संबंध लोक या समूह से ही था। लोक या समूह से मतलब जो भी कला का आरंभ हुआ तो किस तरह हुआ, वो लोगों के संबंध से, आपसी प्रेम से या आपसी समूह के साथ उनका संबंध स्थापित हुआ और समूह के साथ रहकर ही उन्होंने किसी भी कला को आगे बढ़ाया है। बाद में चलकर जब इनका संबंध व्यवसाय से जुड़ा तो व्यक्ति केंद्रित होती चली गई। बाद में क्या हुआ, जब इसका अपने सेपरेट रूप से किसी व्यवसाय से अगर जुड़ गया व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, सेल्फिश हो जाता है, तो वो अपने आप में अकेले में वो कलाएं करने का प्रयास करता है। मध्य काल तक आते आते साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य कलाएं राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गई। अब जब मध्यकाल का समय आया तो जो भी हमारी कलाएं थी, जो भी साहित्य था, जो भी चित्रकारी थी, संगीत कला था, नृत्य कलाएं थी, ये सभी राजाओं के अधीन चली गई। राजाओं ने इन सारी कलाओं को अपने अंदर, अपने अधीन में ले लिया गया। वे कलाकारों को अपनी अभिरुचियों के अनुरूप कलाओं को सुव्यवस्थित और परिष्कृत करने के लिए प्रोत्साहित भी करते रहते थे। राजाओं ने अपने अधीन बहुत सारे कलाकारों को अपने राजा उसमें रख लिया था, राजमहलों में, और उनको नौकरी दे दी गई थी। और उसके साथ साथ वो धीरे धीरे फिर वो जो भी कलाकार होते थे उन्हें नया नया प्रशिक्षण भी देते थे। और वो काम फिर वो कलाकार क्या करते थे, सिर्फ राजाओं के लिए ही वो कार्य करते थे। इसी तरह मंदिरों, महलों में विकसित होती हुई ये कलाएं शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करती गई और गुप्त साम्राज्य में तो ये पराकाष्ठा पर पहुंच गई। धीरे धीरे ये महलों से, मंदिरों से लेकर ये गुप्त साम्राज्य में सबसे ऊंचाइयों पर ये कलाएं पहुंच गई। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इनका शास्त्रीय स्वरूप बना था, जो कला के लिए अब तक का प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र माना जाता है। कि भरत मुनि के द्वारा जो भी नाट्य शास्त्र किया था वो एक शास्त्रीय स्वरूप के रूप में माना जाता, जो आज भी लोगों को दिखाने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए ये महत्वपूर्ण शास्त्र माना जाता है। शास्त्र ने संगीत, नृत्य, अभिनय मतलब नाटक वगैरह आदि कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया। और फिर भी लोक कलाएं अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ी रही। आज की कलाओं की जड़ें लोक में ही है, मतलब उसकी जड़ें जो भी हर लोक में मौजूद है। हर व्यक्ति के पास इसकी कलाओं का थोड़ा सा अनुभव भी है, चाहे चित्रकला हो, चाहे संगीत कला हो या फिर नृत्य कला हो। शास्त्रीय और लोक कलाओं के बीच कभी न खत्म होने वाला संवाद ही इसकी ताकत है। मतलब कला को किसी भी रूप में समाप्त नहीं होना, यही व्यक्ति के बीच को बताया गया है। और कला का अगर जीवित रहना ही व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत को बताया गया है। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले बताया गया है चित्रकला, कि कलाएं भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो चित्रकला के बारे में तो सभी को पता है। और अब उसके अंदर बताया प्राचीन चित्रकला के अंतर्गत क्या होता था। चित्रकारी प्राचीन कला से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रही है। कि व्यक्ति जब बोलना भी नहीं जानता था और तो वो क्या करता था, अपनी बात कहने के लिए चित्रों की सहायता लेता था। तो इसीलिए कहा गया है कि चित्रकला प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी गई थी। जब हमारे पास भाषा नहीं थी तब भी चित्रकारी थी। जब व्यक्ति को अक्षर का ज्ञान नहीं था और तब व्यक्ति क्या करता था, चित्रों के माध्यम से ही अपनी भाषा की अभिव्यक्ति एक दूसरे के माध्यम से कर लेता था। तो मेन बताया गया है कि चित्रकला हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। और आज भी हम पिछला इतिहास उठा के देखते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो आदि में, उसके आधार पे हम यहाँ की चित्रकारी से हमें पता चलता है कि वहां के लोक जीवन कैसा था।
प्रागैतिहासिक समय में अपने वातावरण, रहन सहन, भावों और विचारों को मनुष्य ने चित्रों के माध्यम से ही व्यक्त किया गया है। कि प्राचीन समय में व्यक्ति आसपास के जो भी वातावरण था उसको और अपने रहन सहन को किस तरह से रहता था और अपने विचार को किस तरह से वो बात करना चाहता था, वो सारा उसने मनुष्य ने अपने चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है और वो हमें प्राचीन सभ्यताओं के अंतर्गत दिखाई देता है। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्रों को ही माना जाता है। सबसे प्राचीन जो शैल चित्र शैली थी उसी के अंतर्गत उनको माना जाता है। ये शैल चित्र कहाँ पर अंकित होते हैं? ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए चित्र। जब व्यक्ति को पूरा ज्ञान नहीं था तो वो चित्रों को पहाड़ों पर या चट्टानों पर उसको अंकित कर देता था और उसी से ये चित्र हमें आज वहां की सभ्यता के बारे में बताते हैं। ये गुफाओं में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं। अब ये कौन कौन सी गुफाएं हैं जो प्रसिद्ध हुई थी? भीमबेटका की गुफाएं जो शैल चित्रों के लिए जानी जाती थी। कि जो भी शैल चित्र के मुख्य गुफाएं कौन सी मानी जाती थी? सबसे पहले भीमबेटका की गुफाएं मानी जाती है। इन चित्रों में जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियों का शिकार, नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध, साज सज्जा सभी कुछ दिखाई पड़ता है। कि जो भी भीमबेटका की गुफाएं थी उनके अंतर्गत जो चित्र बनाए गए थे उसमें क्या था? जीवन की रोजमर्रा, व्यक्ति रोजमर्रा जीवन में क्या करता था, प्रतिदिन उनकी दिनचर्या क्या होती थी उसके बारे में, और गतिविधियों के शिकार और नृत्य, संगीत, जानवर और युद्ध, मतलब ये सारे उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से बताया था। किस तरह वो शिकार करने जाते थे, किस तरह वो नृत्य करते थे, और संगीत और जानवर, वहां कौन कौन से उस समय जानवर पाले जाते थे और किस तरह से युद्ध होता था और किस तरह से उसकी वहां की सजावट होती थी आदि हमें उस भीमबेटका की गुफाओं के आधार पर हमें आज भी पता चल जाता है। गुफाओं में कला सृजन की अति प्राचीन परंपरा रही है। कि मतलब सबसे प्राचीन परंपरा चित्रों के माध्यम से गुफाओं में रही है। कि व्यक्ति गुफाओं के अंतर्गत जाकर, पहाड़ों की या चट्टानों के अंतर जाकर वह ये चित्रकारी करता था। अलोरा और अजंता की गुफाएं कलाकृतियों के लिए विख्यात की गई थी। भीमबेटका के बाद में मुख्य रूप से मानी जाती है अजंता और अलोरा की गुफाएं, जो भी एक कला संस्कृति के कारण ही विश्व विख्यात हुई है। अब आता है 4वीं से 6वीं सदी के बीच गुप्त साम्राज्य कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता था। स्वर्ण युग का मतलब होता है सोने का युग। तो 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच जब गुप्त साम्राज्य था तब ये वहां की कलाएं इतनी प्रसिद्ध थी और इतनी सुंदर थी कि लोगों ने इसे स्वर्ण युग का नाम दे दिया गया था। अजंता की गुफाएं उन्हीं दिनों खोदी गई थी। उनकी दीवारों पर चित्र भी बनाए गए थे। बाग और बादामी की गुफाएं भी इसी जमाने की है। अजंता की गुफाओं के चित्र इतने आकर्षक है कि वे आज तक के कलाकारों पर गहरा असर डालते हैं। मतलब अजंता और अलोरा की गुफाओं में जो भी चित्रकारी की गई है वो कल इतनी अच्छी और इतनी मनमोहक और आकर्षक है कि आज भी जब व्यक्ति उसे देखता है तो वो मुग्ध हो जाता है और उस कलाकार ये चाहता है कि किस तरह से उसकी गहराई में भी व्यक्ति पहुंचने की कोशिश करता है। और उसके साथ ऐसा माना जाता है कि अजंता की दीवारों पर बने बौद्ध भिक्षुओं के ने बनाया है। कि जो भी अजंता की दीवारों पर जो भी चित्र बने हैं वो बौद्ध भिक्षुओं ने बनाए हैं। फिर आता है हमारे 7वीं और 8वीं सदी में चट्टानों को काटकर अलोरा की गुफाएं तैयार की गई थी। वो था हमारे अजंता की गुफाओं का वर्णन, जो कलाकार आज भी मंत्रमुग्ध हो जाता है और उस पर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। अब 7वीं 8वीं शताब्दी में आता है कि चट्टानों को काटकर अलोरा की गुफाएं तैयार की गई थी। जो बड़ी बड़ी चट्टानें थी उसको काटकर एक गुफा बनाई गई थी, उसका नाम उन्होंने अलोरा की गुफाएं रखा था। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि इन्हीं के बीच में कैलाश का बहुत विशाल मंदिर भी है। कैलाश मतलब शिव जी का एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर इसमें बनाया गया है। और इन मानुषी कला सृजन को देखकर आश्चर्य होता है। इस मानुषी कला मतलब मनुष्य के द्वारा जो बनाई गई चित्रकारी थी उसको देखकर आश्चर्य होता है। मतलब ये बहुत ही अनोखी चित्रकारी थी।
उन दिनों मनुष्य ने इसकी कल्पना कैसे की होगी, कि व्यक्ति सोचता है कि इस तरह से गुफा को काटकर, चट्टानों को काटकर गुफा तैयार करी गई थी और उसमें एक विशाल शिव का मंदिर, कैलाश का मंदिर बनाया गया था। तो लोगों को ये सोच में पड़ जाते हैं कि मनुष्य ऐसी कल्पना कैसे कर सकता है, किस तरह से ऐसी चित्रकारी कर सकता है। और फिर कल्पना तो करो, सोचो अगर उसने बना भी ली तो उसको साकार करने के लिए किस तरह के क्या क्या कठिनाई आएगी, क्या क्या उसे सामना करना पड़ेगा, ये भी उनके सोचने का विषय बन गया कि कल्पना कैसे की होगी और उस कल्पना को साकार करने के लिए कितना परिश्रम किया होगा। कि कल्पना करना तो आसान है, लेकिन उसको जो पूरा किया जाता है करना होता है तो उसके लिए उनको कितना परिश्रम करना पड़ता है, ये भी सोचना बहुत कठिन का काम है। लगभग इसी समय निर्मित एलिफेंटा की गुफाएं भी मिलती है और अजंता और एलोरा की गुफाओं के आसपास के समय के बाद ही हमें एलिफेंटा की गुफाएं भी यहीं पर मिलती है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि एलिफेंटा की गुफाओं में त्रिमूर्ति की जबरदस्त मूर्ति है। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम की विशाल मूर्ति कला और तंजौर की चित्रकला कला कौशल के अद्भुत उदाहरण दिए गए थे। मतलब एलिफेंटा की गुफाओं के अंतर्गत सबसे प्रमुख विशेषता ये बताएगी कि यहाँ त्रिमूर्ति की जबरदस्त बहुत ही आकर्षक मूर्ति बनाई गई थी। उसके बाद में महाबलीपुरम की विशाल मूर्ति और कला और तंजौर का चित्रकला, मतलब महाबलीपुरम के अंदर की बताएगा वहां की कला बहुत ही उसका अद्भुत उदाहरण माना जाता है। कला कौशल के अद्भुत उदाहरण यहाँ के माने जाते हैं। हम जिसे लघु चित्र के नाम से जानते हैं, एक तो लघु चित्र, लघु मतलब छोटा या बड़ा, ऐसे इस तरह से लघु चित्र दो बार बताए जाते हैं। जैसे कि वे दो प्रकार के होते, एक तो स्थायी होता है जो कपड़ों और किताबों और लकड़ी के कागज पर किया जाता है। चित्र इसको दो प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? जैसे एक स्थायी का मतलब होता है जो परमानेंट, जो एक जगह बना दिया वो स्थिर रहेगा, वो साफ नहीं होगा। जो किस किस पे स्थायी चित्र किस किस पे बनाए जाते हैं? जो कपड़ों पर, किताबों पर, लकड़ी या कागज पर किया जाता है, जिसे रफ नहीं किया जा सकता, उसे हटाया नहीं जा सकता। इनमें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कलमकारी, पंजाब की फुलकारी, अब इसके अंतर्गत अलग अलग प्रांत के आधार पर बताया गया है कौन कौन सी है। इसमें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कलमकारी, जो कलम के द्वारा की जाती है वो चित्रकारी आती है। पंजाब की फूलकारी, फूलों के माध्यम से बनाई गई है। और महाराष्ट्र की वर्ली इत्यादि बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। इनमें प्रयोग होने वाली सभी सामग्री प्राकृतिक ही होती है। कि व्यक्ति प्रकृति के द्वारा जो भी इन कलाकारी में जो भी काम में लिया जाता है सामग्री, वो प्राकृतिक होती है, उसे व्यक्ति खरीद मतलब बना नहीं सकता था। और इन चित्रों की मुख्य विशेषता इनके विभिन्न प्रकार की शैलियां हैं। वनों गांवों के लोग अपनी अपनी पारंपरिक शैलियों में चित्रकारी करते हैं। कि अलग अलग गांव के लोग अपनी अपनी परंपरा के अनुसार अलग अलग शैलियां में अलग अलग चित्रकारी करते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कलाकार लकड़ी के मंदिरों पर चित्रकारी करते हैं। अब चित्तौड़ के अंतर्गत लोग लकड़ी के दरवाजे हुए, लकड़ी के खिलौने हुए आदि काफी चीजें वो लकड़ी पर ही अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं। और उस कला को, जो लकड़ी पे की जाने वाली कला को हम क्या कहते हैं? किवाड़ पेंटिंग कहते हैं। इस चित्रकारी में चित्र के माध्यम से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कथाओं को भी अभिव्यक्त किया जाता है। कि मतलब इस कला के अंदर क्या बताया गया है कि जो किवाड़ पेंटिंग होती है, तो उसमें दरवाजे पे जो पेंटिंग की जाती है, लकड़ी पे जो पेंटिंग की जाती है, उसके अंतर्गत वहां की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कथाओं कि हमारे सांस्कृतिक में पिछले समय में क्या होता था, किस तरह के प्रोग्राम होते थे, किस तरह नृत्य होता था, वो और इतिहास के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती थी। तो इससे पता चलता है कि जो किवाड़ पेंटिंग थी उसे हमें चित्तौड़गढ़ या राजस्थान में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और वहां की ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी हम उनकी चित्रकारी से देख सकते थे। उड़ीसा के पटचित्र कथा में कवि जयदेव के गीत गोविंदों को भी उकेरा गया है। अब उड़ीसा के जो पटचित्र
कथा थी, उसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया है, जयदेव के गीत गोविंदों को भी दुनिया के सामने उजागर किया है और इसे कागज या पत्तों पर गहरे काले नीले रंगों से उकेरते हैं। अब गीत गोविंद को उन्होंने किससे बताया गया है, या तो कागज से या पत्तों से, जो गहरे लाल और काले नीले रंगों से इसको उकेरा जाता है। 3 कलर इसमें इधर बताए गए हैं। देखने की बात है कि गीत गोविंद के पदों को नर्तक ओडिसी नृत्य के माध्यम से भी अभिव्यक्त करते हैं, कि नर्तक जो गीत गोविंद के जो पद थे उसमें नृत्य कलाकार अपने नृत्य के माध्यम से उन कला को प्रदर्शित करते हैं। मिथिला की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला भी बहुत प्रसिद्ध है। वो उड़ीसा की पटचित्र थी, अब यह है मिथिला की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला भी। पूछ सकते हैं कि कौन सी चित्रकारी कहाँ की प्रसिद्ध थी, तो वो प्रसिद्ध है। आज भी हम कलाकार अपनी इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। आज के रास्ते मतलब ये इसमें बताया कि आज भी कलाकार अपनी इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। मतलब जो मिथिला की चित्रकारी थी, जो मधुबनी चित्रकला थी, वो भी आज भी कलाकारों के मध्य जीवित है और इस कला का आज भी अनुसरण होता आ रहा है। आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन लघु लोक कलाओं को बहुत ही मांग है। मतलब छोटे छोटे कलाकारों ये कलाएं थी, तो उनका आज भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजारों में आज भी इनकी मांग की जा रही है। अस्थायी कलाओं में कोहबर, ऐपण और अल्पना। तो आपको इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कला कितने प्रकार की होती है, लघु कला कितने प्रकार की होती है। उसमें आपको बताया जाता है 2 प्रकार की होती है, तो स्थायी और अस्थायी। स्थायी कला किस पे की जाती है, कागज पर, लकड़ी पर और इस तरह बताया गया। और अस्थायी कलाएं क्या होती है, स्थायी का मतलब है जो हमेशा बनी रहे, और अस्थायी कलाएं मतलब वो कुछ समय के लिए रहती है, फिर उसे हटाया भी जा सकता है, रफ भी किया जा सकता है। जैसे कोहबर, ऐपण, अल्पना, रंगोली कलाएं काफी प्रचलित है, जो हमारे शादी ब्याह में, हमारे घरों पर और आंगनों में या मंदिरों के बाहर जो रंगोली और ऐपण आदि अल्पनाएं बनाई जाती है, उसे अस्थायी कलाएं कहती है, वो जो कुछ समय के लिए ही होती है। इन कलाओं का संबंध शादी, त्योहार, उत्सवों से इन क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो अस्थायी कलाएं होती है उन्हें अपने अपने शादी ब्याह रीति रिवाज के आधार पर, अपने अपने क्षेत्र के आधार पर ये कलाएं बनाई जाती है। जिस तरह की बच्चे का जन्म होता है तो उस तरह किस तरह की रंगोली, मांडने आदि बनाए जाते हैं। जैसे 30 त्योहार आते हैं, उस पर किस तरह से, दिवाली वगैरह आती है तो उस पर क्या रंगोली आदि बनाई जाती है, उसका अनुसरण हमें अपने उस क्षेत्र के आधार पर पता चल जाता है। वास्तव में उत्तराखंड में जिसे ऐपण कहते हैं उसे ही राजस्थान में मंडवा और गुजरात में, मतलब जो उत्तराखंड में ऐपण जिसे कहते हैं तो राजस्थान में उसे क्या कहते हैं, मंडवा, और गुजरात में सतिया और महाराष्ट्र में रंगोली। चीज एक ही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग प्रांत में उसे अपने आधार पर उसका नाम दिया जाता है। महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा और दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वास्तव में उत्तराखंड में जिसे ऐपण कहते हैं तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात आदि में उसे किस नामों से जाना जाता है। मतलब कला एक ही है, लेकिन अपने अपने क्षेत्र के अनुसार वहां पे अलग अलग उसका नाम दे दिया है और उसका निष्कर्ष एक ही निकलता है। सभी किसी विशेष मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं, और जो ये ऐपण है, मंडवा है और सतिया, महाराष्ट्र, रंगोली जो भी है, जो अपने विशेष मांगलिक प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि शादी ब्याह होना, जन्म उत्सव होना या त्योहार होना, तो उस पर किस तरह से अलग अलग बनाए जाते हैं। कलाओं का ये अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है, और जो इसके माध्यम से बताया, जो कलाओं का जो अद्भुत संसार माना गया है वो हमारी संस्कृति की एक पहचान बताई गई है। उससे हमारी संस्कृति को पहचान मिलती है और हमें उसके बारे में अच्छी जानकारी भी मिलती है। पर हम यह भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कला
जितनी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है इससे कहीं अधिक उसके बाहर भी है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो भी कलाएं हैं हिंदुस्तान में वो कम दिखाई देती है, बाहर विदेशों में उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम अपनी कला को अच्छी तरह से उसका सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग इसकी मुख्यता को, उसके मेन बिंदु को, सार को समझ रहे हैं। तो इसलिए हिंदुस्तान की कलाओं का प्रदर्शन बाहर ज्यादा हो रहा है और लोगों की मांग बहुत ज्यादा रही है। यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ की कला अन्य देशों से किस प्रकार विकसित और सुरक्षित है, कि ये मुख्य बात यह है कि कला और अन्य देशों को किस प्रकार से विकसित और सुरक्षित है, कि जो हिंदुस्तान की कला है कि बाहर के देशों में किस तरह विकसित हो रही है, और विकसित भी हो रही है और उसके साथ साथ वो वहां पर सुरक्षित भी है। वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदुस्तानी कला को जानना उसके आधी की कहानी जानने के बराबर है। मतलब हिंदुस्तान की कलाओं को अगर आपने जान लिया है तो ये मान लो कि आपने पूरे हिंदुस्तान की आधी कहानी जान ली कि हिंदुस्तान में क्या होता है, कैसे रीति रिवाज होते हैं, कैसे उनकी वहाँ का परंपराएं हैं, कैसे वहाँ का इतिहास है। ये सारी जानकारी हम हिंदुस्तान की चित्रकारी से हम पता कर सकते हैं। उसे पूरी तौर पर समझने के लिए हमें क्या करना है, बौद्ध धर्म के साथ साथ मध्य एशिया, चीन और जापान तक जाना चाहिए। मतलब वहां पर हमारी हिंदुस्तान की कलाओं का बहुत ही ज्यादा विश्लेषण किया गया है। तिब्बत और ब्रह्मा और श्याम में फैलकर नए रूप धारण करते हुए और फूट कर नए सौंदर्य पेश करते हुए हमें इसे देखना चाहिए कि हम कंबोडिया और जावा में इसके शानदार और बेमिसाल कारनामों को देखना चाहिए। हिंदुस्तान की कलाओं का कारनामे किस तरह पॉपुलर हो रही है, किस तरह प्रसिद्ध हो रही है, उसको हमें शानदार और बेमिसाल कारनामों को देखना चाहिए। ये कहाँ का ज्यादा प्रसिद्ध हो रही है, कंबोडिया और जावा में इसका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इससे बताया गया कि जब विदेशों में हमारी कलाओं का इतना सम्मान हो रहा है तो हमें भी अपनी कला का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। ये सच है कि भारतीय कलाओं का विस्तार विश्व के अन्य भूभागों में भी हुआ है, कि भारतीय कलाओं का पूरे वर्ल्ड में, विश्व में अन्य स्थानों पर भी इस कला का प्रचार प्रसार भी हुआ है। लेकिन उन कलाकृतियों के सृजन में क्षेत्रीय विशेषताएं हैं। गंधार शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमा और तिब्बत की शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमा में अपनी अपनी क्षेत्रीय पहचान विस्तृत कर, मतलब कलाकार जो अलग अलग प्रांतों में हमारी कला का अनुसरण तो हो रहा है, लेकिन ये बताया गया उस कला में क्या है कि अपनी कला को डालकर वहां की कला की भी छवि उसके अंदर दिखाई जा रही है। तो उसके अंदर बताया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र की विशेषता इसमें बता रहे, जैसे कि गंधार शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमा, तो इसके अंदर वहां की विशेषता भी उसके अंदर डाली गई है। तो हमारी कला थोड़ी सी वहां पे क्या होती है, लुप्त हो जाती है। और तिब्बत की शैली से बनी बुद्ध की प्रतिमा, तो उसमें अपनी क्षेत्रीय पहचान भी देखे। अब वहां तक तिब्बत के लोगों के द्वारा जो भी पहचान थी वो उस बुद्ध की प्रतिमा में हमारी कला के साथ उसको मिक्सअप किया गया है। ये थी हमारी चित्रकला। अब हम आगे करते हैं हमारी संगीत कला। भारत के प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक कला में मिलता है, कि हमारे भारत का जो प्राचीन सबसे पुराना संगीत का वर्णन कहाँ पे मिलता है, सबसे वैदिक कला में इसका वर्णन किया गया है या इसका उल्लेख किया गया है। विद्वान लगभग 5000 ईस्वी वर्ष पूर्व के समय को वैदिक काल मानते हैं, कि 5000 वर्ष ईसा पूर्व के समय को हम वैदिक काल माना जाता है। और इस समय में 2 प्रकार के संगीतों का उल्लेख मिलता है। चित्रकला में भी 2 प्रकार की चित्रकला थी, स्थायी और अस्थायी, और इसमें भी 2 प्रकार के संगीत का वर्णन किया गया था। एक तो था एक मार्गी और दूसरा होता है देसी मार्गी। देसी तो अब पहला देखो मार्गी संगीत में क्या क्या आया जाता, किसका विश्लेषण इसमें किया गया है। मार्गी संगीत में धार्मिक समारोह से जुड़ा हुआ था, जो भी हमारे हिंदू रीति रिवाजों या हमारे धर्म के अनुसार जो भी समारोह होता था वह मार्गी के अंदर आता था। और उसके अंदर क्या बताया गया है कि जो नियम और अनुशासन से बंधा था, मतलब मार्गी के अंदर जो हमारे धर्म के जो भी समारोह थे या संस्कार थे उसी के आधार पर ये किया जाता था, और वो उसी से विपरीत या उससे अलग नहीं जा सकता था।
देसी लोक से जुड़ा हुआ था और लोक रुचि के अनुसार यह समूह में ही गाया जाता है। अब ये तो सिर्फ मार्गी में अपने धार्मिक संस्कार को आधार पर माना जाता था और उसी के अनुरूप ये रहता था, उसे हटके नहीं किया जा सकता। लेकिन जो देसी था वो लोक समूह के आधार पर था कि जनता किसे पसंद करती है और वो समूह में ही वो चीज गाई जाती थी। तो इसके अंतर्गत सामवेद में गाने जो कि निर्देश दिए गए हैं कि उससे यह पता चलता है कि वैदिक महेश्वरियों के पूजा और मंत्रोच्चार के तरीके को ही साम कहते हैं। जो देसी के अंदर बताया गया वैदिक महर्षियों के लिए जो ऋषि मुनि वगैरह थे, जो वेदों के उच्चारण करते थे, पूजा पाठ करते थे, मंत्रोच्चार करते थे, उसी को तरीके को साम कहा जाता है। हमारे यहाँ आगे चलकर संगीत को जो विकास हुआ है इसकी जानकारी बहुत नहीं मिलती है। मतलब चित्रकला का विकास तो हम आज तक देख सकते हैं, लेकिन जो वैदिक संस्कृति का और संगीत का जो भी अभी प्रचार प्रसार हुआ है या कुछ, उसका विश्लेषण अभी हमें आगे देखने को कम ही मिलता है। उसका मुख्य कारण यह भी रहा है कि हम भारतीय दस्तावेजीकरण नहीं करते। अन्य कलाओं की तरह संगीत का वर्णन भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही सबसे प्रामाणिक ढंग से मिलता है। अन्य कलाओं के आधार पर भरत मुनि की कलाओं में या उनके नाट्य शास्त्र के आधार पर ही हमें संगीत का पता चलता है। ये आज के शास्त्रीय संगीत से बहुत अलग नहीं है। जो आज वर्तमान युग का जो शास्त्रीय संगीत है उससे कुछ अलग नहीं है, उससे ही मिलता जुलता रूप इसका बताया गया है। अगर आपने वीणा पर दक्षिण भारतीय संगीत को सुना हो तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 1000 साल पहले का संगीत कैसा रहा होगा और आज उसके कितना करीब था। तो वीणा पर भारतीय संगीत को सुना होगा तो मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं कि पहले का संगीत कैसा था और आज का संगीत कैसा है। तो ये तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि पहले के संगीत के हर शब्द का अर्थ निकलता था, लेकिन आज वो चीज नहीं मिलती है। भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और कला से समृद्ध है। भिन्न भिन्न समय के अनुसार राग भी अलग अलग है। जिस तरह समय परिवर्तन हुआ उसी तरह सुर और ताल के अंदर उसकी राग भी परिवर्तन बताई गई है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भैरव मेघ राग का संबंध सुबह से और दीपक और श्री राग का संबंध दोपहर से कौशिक और हिंडोल रात में गाए जाते हैं। कि मतलब अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग राग गाई जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में भैरव राग, मेघ राग और दोपहर में दीपक और श्री राग का संबंध दोपहर से और कौशिक और हिंडोल का संबंध राग से गाया जाता है। अगर आपने भारतीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों को ध्यान से सुना है, जो भी बजाने वाले या गाने वाले यंत्र वाद्य यंत्र कहलाते हैं, ध्यान से सुना है और देखा होगा तो आपका ध्यान इस ओर गया होगा कि भारतीय संगीत किसी भी वस्तु से संगीत निकाल सकते हैं। कि जो भारतीय कलाकार है तो उसे ये जरूरी नहीं है कि उसको वाद्य यंत्र की आवश्यकता है, वो किसी भी वस्तु से अपना संगीत निकाल सकते हैं। तो आपने देखा भी होगा या सुना होगा कि कोई व्यक्ति मटकी से अपनी धुन बना लेता है, कोई थाली से बना लेता है, कोई डंडी से अपनी धुन बना लेता है। इसलिए उन्हें किसी स्पेशल या प्रमुख वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, वो किसी भी वस्तु के आधार से अपना संगीत बना सकता है। वीणा, जल तरंग, रवाब, दोतार या बांसुरी सुनकर आप इस बात को समझ सकते हैं कि इन सब में प्रयोग किए जाने वाली चीज हमारे आसपास के रोजमर्रा प्रयोग में होने वाली है। जो भी इन वाद्य यंत्रों में जिस वस्तु से ये बनाए जाते हैं वो कोई स्पेशल नहीं होती है, वो कोई अलग से खरीदी नहीं जाती है, वो हमारे प्रतिदिन डेली रूटीन में या रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी वस्तुएं काम में आती है उसी से ये चीजें बनाई जाती है। इस अद्भुत विशेषता के कारण यहाँ की कला सबसे अलग है और इसी विशेषता के कारण इस कला को सबसे अलग और विशिष्ट माना जाता है। ये सहजता और प्रकृति से जुड़ाव भारतीय कला की विशेषता बताया गया है, क्योंकि प्रकृति से ही हमें जो वस्तु प्राप्त होती है उसी से वाद्य यंत्र बनता है, इसीलिए ये सबसे प्रमुख और विशेष मानी जाती है। हमारे यहाँ का मुख्य वाद्य यंत्र वीणा को माना जाता है।
कि वीणा ही हमारे की मुख्य वाद्य यंत्र बजाने का प्रमुख साधन माना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पुरानी फिल्मों में गायक और गायिका नाक से क्यों गाते थे? अब नाक से गाना, जब हम किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारी ये जो जीभ है किसके टच होती है, हमारी आवाज किससे निकलती है, तो हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि मृदुल्य, दंतीय, ओष्ठीय, नासिकीय। तो कलाकार नाक से उसका उच्चारण करते थे। तो ये किस कारण करते थे? इसका उल्लेख भरत के नाट्य शास्त्र में मिलता है। जो भरत मुनि थे उसके नाटक शास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। संभवतः ये मुख्य वाद्य वीणा के सुरों तक पहुंचने की कोशिश करता है। मतलब जो हमारा प्रमुख वाद्य यंत्र वीणा है, वीणा की जो भी ध्वनि निकलती है, स्वर निकलता है, उसके उच्चारण को समझने या उसके उच्चारण तक पहुंचने के लिए हमारी आवाज को क्या है, नाक तक लानी पड़ती है। नाक से ही वो सुर वीणा तक पहुंच पाता है, इसलिए इसे प्रमुख बताया गया है। ध्यान देने की बात है कि यह उत्सव और उल्लास भरा संगीत भी धीरे धीरे नियम से बंधा, कि कोई भी चीज है नियम के अगर विपरीत जाती है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन जो नियम से बंधा होता है या सिस्टम से बंधा होता है तो उसका प्रभाव और दुगना हो जाता है। और इसका भी शास्त्र लिखा गया है कि बाद में चलकर एक शास्त्रीय परंपरा शुरू हुई। संगीत भी लोक से जुड़ा है। अब संगीत क्या अकेला तो नहीं हो सकता, ये भी क्या जन समूह से या लोक से ही जुड़ा होगा, तभी इसका प्रभाव ज्यादा होगा। इसमें संस्कार गीत, अब संगीत में भी क्या है कि जैसे हमने चित्रकारी में भी देखा था कि जन्मोत्सव, शादी, विवाह आदि से हमारे चित्रकारी का दर्शाती है, उसी तरह जो हमारा संगीत का प्रभाव भी है। संगीत भी किस तरह से होता है, जो लोक से जुड़ा है, लोक समूह से जुड़ा होता है, और ये हमारे संस्कार गीत और ऋतु गीत खूब मिलते हैं। जो भी जैसे बच्चा जन्म हुआ तो उसमें किस तरह के गीत गाए जाते हैं, और मौसम जैसे परिवर्तन हुआ कि सावन का महीना है तो किस तरह के गीत गाए जाते हैं, फागुन का महीना है तो किस तरह के गीत गाए जाते हैं। तो ये हमारी परंपराओं को भी दर्शाता है। आपने गिरजा देवी की आवाज में मिर्जापुर की कजरी और जरूर सुनी होगी। जो बच्चे के जन्म पर उत्तर प्रदेश का सोहर और विवाह के गीत सुने होंगे। हर एक वस्तु का स्वागत गीतों से किया जाता है। मतलब कोई भी रीति रिवाज हो, कोई भी परंपरा हो, कोई भी उत्सव हो, उसका आरंभ स्वागत गीतों से ही किया जाता है। बंगाल में वर्षा मंगल, बसंतोत्सव, ग्रीष्मोत्सव गीतों के बिना कहाँ संभव है कि कोई भी ऋतु का आरंभ होता है तो सबसे पहले उसी गीत ऋतु के अनुसार उसका स्वागत गीत प्रस्तुत किया जाता है, और उसके बिना कोई कार्य संभव नहीं होता है। मध्यकाल तक आते आते अन्य कलाओं की तरह संगीत भी व्यावसायिक हुआ है कि धीरे धीरे, हमने चित्रकारी में भी देखा था कि पहले ये लोक हित के लिए हुआ करती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, लोगों ने इसको व्यवसाय बना दिया तो वो अपने स्तर पर करने लगे। राजा महाराजाओं ने संगीत चित्रकला को अपने अधीन ले लिया था और चित्रकारों को भी अपने अंदर ले लिया था और उन्हें अपने अनुसार ही कार्य करवाया जाता था। उसी तरह धीरे धीरे संगीत कला को भी एक व्यवसाय के रूप में ले लिया गया था। भारत का सबसे अच्छा समय वह था जब संगीत मनुष्य के जीवन का जरूरी अंग था। कि भारत में सबसे प्राचीन समय में सबसे अच्छा समय वह बताया गया था कि मनुष्य संगीत के बिना कोई कार्य नहीं करता था। उसे हर कार्य करने के लिए एक संगीत की आवश्यकता होती थी। उसे गुनगुनाना था, वो लोक समूह में इकट्ठा होकर वो गीत गाते थे, जिससे कि कोई भी कार्य करने में उनको आसानी होती थी, कभी परेशानी नहीं होती, अनुभव नहीं होती थी। ऐसी कई कहावतें भी मिलती है और इसी आधार पर हमें अनेक कहावतों का भी प्रचलन किया गया है। चित्रकला, संगीत कला, उसके बाद में हमारी तीसरी कला आती है नृत्य कला। सबकी अपनी अपनी अलग अलग पहचान बताई गई है कि चित्रकारी की, संगीत कला की किस तरह ये अपने आप को आकर्षित, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसी तरह अब हम देखते हैं नृत्य कला के बारे में। भारतीय संगीत की तरह नृत्य में भी कम बदलाव आए हैं। मतलब अभी नृत्य में बदलाव तो आए हैं लेकिन थोड़े कम आए हैं। पहले के नर्तक और आज के नर्तक भी भारतीय नृत्य कला के नियमों का पालन करते हैं। मतलब नियम के अनुसार चलते हैं। जो पहले जो नृत्यकार थे वही नियम
आज के नृत्यकार भी उस नियम को फॉलो करते हैं, जिसका आधार अभिनय है। अभिनय मतलब नाटक है। वो किस तरह से उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं उसी से हमें ज्ञात हो जाता है। इसका भी मूल शास्त्र भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ही रहा है। नाट्य शास्त्र में नृत्य और नृत्य दो शब्द मिलते हैं। नृत्य और नृत्य दो शब्द मिलते हैं। ये दोनों अभिनय के ही अलग अलग रूप है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है इन दोनों का शाब्दिक अर्थ बताइए या इनका विश्लेषण कीजिए। नृत्य यानी कि अभिनय, इसे शब्द और भंगिमा की महत्वपूर्ण है कि इस शब्द और भंगिमा की कि जो व्यक्ति नृत्य कर रहा है तो उसकी आंखें, उसके हाथ, उसकी चेहरा, उसके मुंह क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, ये इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और नृत्य में भाव और भंगिमा महत्वपूर्ण बताई गई है। भारतीय लोक नृत्यों में समृद्ध रहा है, मतलब लोक नृत्यों के भारतीय लोक नृत्यों में समृद्ध रहा, मतलब बहुत ही धन धान्यपूर्ण रहा है। समृद्ध मतलब हर चीज से परिपूर्ण रहा है। हर राज्य के अलग अलग समुदायों की अपनी नृत्य कलाएं रही है कि जिस तरह हर राज्य की अपनी अपनी चित्रकला रही है और संगीत कला रही है, उसी तरह हर राज्य की अपनी अपनी नृत्य कलाएं भी रही है, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है। हमारे प्रतिदिन दिनचर्या को लेकर या रोज के रूटीन को लेकर जो कार्य होते हैं वो हम नृत्य के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जीवन में जितने अनुष्ठान हैं उन सबसे नृत्य कलाओं का भी सभी से संबंध रहा है। खेती से जुड़े समुदाय के जीवन में ऋतुओं का बदलना। अब ये बताया गया है कि जो भी जीवन में अनुष्ठान हो रहे हैं, जिस तरह बदलाव हो रहे हैं, वो भी हमारे क्या है, नृत्य कलाओं से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हमने देखा खेती से जुड़े समुदाय, जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं वो किस तरह ऋतु परिवर्तन होते ही अपने नृत्य का या अपने कला का कैसे प्रदर्शित करते हैं। फसलों की बुआई के समय, उसकी कटाई के समय सभी महत्वपूर्ण घटनाएं हमें उनके नृत्य से उजागर हो जाती है। ऋतुओं का बदलना उनके पांवों को चंचल कर देता है। जिस तरह मौसम, जैसे ही मौसम में बदलाव हुआ और जो भी किसान खेती करते हैं उनके पैरों के अंदर उनके चेहरों की मुस्कान को भी वो बदल देता है। और उसी के अनुसार ऋतु परिवर्तन होते ही किसानों के पैर भी थिरक उठते हैं, वो नाच उठते हैं और फिर उसका काम, उनका जो भी कार्य था वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। भारत के हर राज्य में यही भाव मिलते हैं, एक जगह नहीं, भारत के हर क्षेत्र में यही भाव मिलते हैं कि जैसे ही ऋतु परिवर्तन हुई और किसान समुदाय का किस तरह से आचार विचार होता है वो उनके पैरों से पता चल जाता है। पर एक जगह नहीं, सभी प्रांतों में ऐसा होता है। जिस तरह कश्मीर से दार्जिलिंग तथा समूचे हिमालय क्षेत्र में एक और शस्त्रों और युद्धों को नृत्य कला शालीनता से प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कश्मीर से दार्जिलिंग तथा समूचे हिमालय के अंतर्गत क्या बताया गया, क्षेत्र में एक और शस्त्रों और युद्धों को उन्होंने किसके आधार पर, नृत्य कला पे एकदम शालीनता, सभ्यता, संस्कृति के आधार पर, उसके आधार से उसको प्रस्तुत किया गया है। अब यह है कि युद्ध में तो अस्त्र शस्त्र चलते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी नृत्य कला के आधार पर बहुत ही सभ्यता के तरीके से उसमें शालीनता लाकर उसको प्रस्तुत किया गया है। तो दूसरी ओर गेहूं की फसल बोने को भी एक उत्सव बना देता है। जब किसान गेहूं की फसल बोते हैं तो वो इतने खुश हो जाते हैं और उसे एक उत्सव के रूप में, एक त्योहार के रूप में मनाने लग जाते हैं। सभी लोक नृत्यों में एक गोलाई में नर्तक, अब वो किस तरह अपनी खुशी को जाहिर करते हैं वो देखो कि सभी लोक नृत्यों में एक गोलाई में नर्तक अपने हाथ में, मतलब चारों तरफ से सब इकट्ठे हो जाएंगे और अब एक गोला बना लेंगे और एक दूसरे के हाथ पकड़ लेंगे और फिर वो हाथ को मिलाते हुए वो नृत्य प्रदर्शित करेंगे। हाथ मिलाए तरह तरह के करतब दिखाते हुए पंजाब की महिलाएं गिदा करती है। अब इसमें भी कौन कौन से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन से क्षेत्र की कौन कौन से नृत्य प्रस्तुत मतलब विशेष माने जाते हैं। तो पंजाब की महिलाएं गिदा करती है, राजस्थान की महिलाएं अपनी ओढ़नी से चेहरे को ढक लेती है, मतलब घूंघट निकाल के नृत्य करती है और घूमर करती है, और गुजरात की डंडिया के सहारे स्त्रियां गरबा नृत्य करती है। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस तरह के नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं वो हमारी कलाओं के आधार पर पता चलता है। पुरुष भी दांडिया रास करते हैं जो गरबा का ही एक रूप है, और
एक और ऊर्जा भरा रूप है। ऊर्जा भरा रूप ये बताया गया है कि नृत्य करने से अपने हाव भावों को, हाथ पैरों को उठाना करना, मुंह से गाना करना, तो उछलकित करना, तो ये भी व्यक्ति में एक एनर्जी प्राप्त करता है। तो इसलिए इसको ऊर्जा का रूप बताया गया है कि पूरी उनकी बॉडी है जो एक्टिव हो जाती है। महाराष्ट्र के मछली पालन से जुड़े समुदाय हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर एक पिरामिड सा बना लेते हैं। महाराष्ट्र का लावणी नृत्य अपनी अद्भुत ऐन्द्रिक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है और मैसूर में डोडवा कबीले के लोग बालाकल नृत्य करते हैं। इसमें रंगीन वेशभूषा तथा साथ में हाथ में तलवारें भी होती है। अपने अपने अलग अलग प्रांतों के आधार पर नृत्य प्रदर्शित करते हैं। केरल के कुरुवांजी नृत्य को भरतनाट्यम का प्रेरणा स्रोत माना जाता है कि इससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है। केरल का कुरुवांजी नृत्य जो है उसे हमें कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, ये इसका मुख्य आधार बताया गया है। गुजरात की टिप्पणी नृत्य भी समूह के साथ होता है। ये फसल की कटाई के बाद खलियान में किया जाता है। जब फसल, खेत की फसलों को काटा जाता है उसके बाद में ये पूछा जाता है कि गुजरात की नृत्य कला कैसी है, तो उस समय ये बताया जाता है। कब किया जाता है, तो ये बताया जाता है फसल की कटाई के समाप्त होते ही, जब खेत खाली हो जाते हैं उसमें इस कला को प्रदर्शित किया जाता है। लोक नृत्यों में भी निकोबारी अंडमान निकोबार से जुड़ा है। अरुणाचल प्रदेश में निशी, असम का बिहू, आंध्र प्रदेश का कोल्लम तो वही पंथी और रावत छत्तीसगढ़ तथा झारखंड के लोक नृत्य प्रसिद्ध माने जाते हैं। अलग अलग प्रांतों के अलग अलग नृत्य को अलग अलग नाम दिया गया है। तो ये भी आपके एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से प्रांत में कौन सा नृत्य किया जाता है। ये वेरी शॉर्ट में भी आ सकते हैं और अलग इस तरह से बड़ा क्वेश्चन भी बन जाता है कि राजस्थान के अंदर प्रमुख या भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बोले जाने वाले या नृत्य किए जाने वाले नृत्यों के नाम बताइए। गुजरात का गरबा और रास टिप्पणी, हिमाचल का नागबेन और किन्नौरी, बंगाल का उड़ीसा, झारखंड का छाओ उल्लेखनीय माना जाता है। अब आता है अलग अलग राज्यों के ये नृत्य भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं और पर इनमें एक समानता भी है कि ये सभी नृत्य समूह में होते हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नृत्य का नाम अलग अलग दिया गया है कि उस नृत्य को नाम दिया गया, लेकिन उसकी प्रमुख विशेषता ये बताई गई है कि सभी नृत्य कहीं पे भी हो, लेकिन एक विशेषता ये है कि सभी एक लोक नृत्य होते हैं और समूह में भी ये किए जाते हैं। सभी मिलकर एक साथ करते हैं, चाहे उसको पिरामिड बना के करो, चाहे उसको गोल बनाकर करो, चाहे घूमर के रूप में करो, चाहे गरबा के रूप में करो। सभी का संबंध प्रकृति और जीवन से है। सभी में स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर नाचते हैं और यही बताया गया है कि उसका संबंध किससे बताया गया, प्रकृति और व्यक्ति के जीवन से बताया गया है कि प्रकृति के आधार पर उसको नृत्य किया जाता है और उनके जीवन में जो भी घटनाएं होती है, जो भी उत्सव होते हैं, जो भी पर्व होते हैं, उसके आधार पर किया जाता है। और उसके साथ में स्त्री और पुरुष सब मिलकर ये नृत्य करते हैं। और राज्य की सीमाएं भला कला को कैसे बांध सकती है कि कोई भी कला को कोई भी बांध नहीं सकता है, उसका अनुसरण ही करता है। ध्यान देने की बात यह भी है कि नृत्यों का संबंध विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों से भी है, पर यह किसी एक धर्म की नहीं बल्कि लगभग सभी धर्मों में दिखाई पड़ती है। किसी एक धर्म से इसको बांधा नहीं गया, ये सभी धर्मों में अलग अलग तरह से इसको प्रस्तुत किया गया है। भारतीय लोग इस तरह थिरकता हुआ कब शास्त्रों और नियमों में बंधा, ये ठीक ठाक तो नहीं कहा जाता, मतलब समय पता नहीं है कि कब ऐसा ये शास्त्र में लिखा गया था, लेकिन इसका भी आधार भरत मुनि नाट्य शास्त्र में ही मिलता है। मतलब इस तीनों कलाओं के अंतर्गत मुख्य आधार भरत मुनि नाट्य शास्त्र के अंतर्गत सभी कलाओं का विश्लेषण किस रूप में हुआ वो पता चलता है। विद्वानों का यह मानना है कि लोक नृत्य से ही शास्त्रीय नृत्य की विकसित हुआ है। भारतीय नृत्य को देखकर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सिर्फ हाथ और पैर की गति से जुड़ा है। मतलब कुछ लोगों का मानना है कि नृत्य करना हाथ और पैरों को जो चलाते हैं वही आधार है, वो आधार नहीं माना गया है। वो वहां की पारंपरिक प्राचीन सभ्यता का विश्लेषण यहाँ पर हो रहा है।
अगली बार आप ध्यान से देखिएगा कि भारतीय नृत्यों में सभी अंगों की गति लय महत्वपूर्ण होती है। हाथ पैर नहीं, भारतीय कलाकार जब नृत्य करता है तो आप उसकी आंखों को देखो, उनको सर को देखो, उनके होठ को देखो, उनकी नाक को देखो। वो हर अपने नृत्य के आधार पर या अपने शब्दों के आधार पर वो क्या करता है, उन चेहरे की बनावट को उसी रूप में ढालता है। भारतीय नर्तकों को आंख, भौहें और या फिर नासिका के माध्यम से खुशी, दुख और क्रोध, विभत्स आदि भावों को अभिव्यक्त करता है। कि वो अगर नृत्य करता है तो किस आधार पर करता है, अपनी खुशी या अपने का क्रोध या गुस्सा जो भी है अपने नाक के आधार पर, अपने चेहरे के आधार पर, अपने होठों के आधार पर या अपनी आंखों के आधार पर प्रस्तुत करता है। इन्हीं भाव भंगिमाओं के जरिए महाभारत और रामायण जैसी कथाओं तक को कह देने की परंपरा नृत्य कला में ही मिलती है। भारतीय नृत्य का सबसे आकर्षक रूप है हाथों की विभिन्न मुद्राएं। अब सबसे आकर्षक रूप किसको बताया गया है, जो व्यक्ति हाथों के द्वारा अपनी मुद्राएं करता है, हाथों के जो भी वो एक्शन करता है, ये प्रमुख आधार इसमें माना गया है। इनके माध्यम से मनुष्य के भावों से लेकर जानवरों के भावों तक को दिखाया गया है। इसमें केवल मनुष्य के भाव विचार ही प्रकट नहीं हो रहे कि वो किस तरह से एक्शन कर रहा है, उसे व्यक्ति के नहीं, उसमें जानवरों के विचारों को भी, उनके भावों को भी वहां पर प्रदर्शित किया जाता है। इन शास्त्रीय नृत्यों में मुख्य रूप से केरल का कथकली, मोहिनीअट्टम, उत्तर प्रदेश का कथक और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का ओडिसी और मणिपुर का मणिपुरी, कर्नाटक और तमिलनाडु का भरतनाट्यम मौजूद है। असम के शास्त्रीय को भी शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया है। इन सभी का संबंध किसी न किसी राज्य और उनकी परंपराओं से जुड़ा है। कि जो भी नाट्य शास्त्र, जो भी नृत्य होता है, वो सब वहाँ की परंपराओं के आधार से होता है और उनकी परंपराओं से ही वो जुड़ा होता है। चूंकि इस नृत्य को सीखने के लिए बहुत साधना की जरूरत पड़ती है। कहते हैं कि नृत्य है हर कोई कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। उसको सीखने के लिए, उसके मुख्य आधार तक पहुंचने के लिए उसका ज्ञान अर्जित करना जरूरी है, उसकी साधना करना बहुत जरूरी है। इसलिए ज्यादातर व्यावसायिक ही सीखते हैं, मतलब ज्यादातर जो इसको अपने अधीन लाना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, वो ही इस चीज को सीख पाते हैं और सीखते हैं। और संदर्भ भी आता है कि बाद में चलकर महलों में राजकुमारी और राजकुमार भी नृत्य करते थे। और हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती हुई है कि उससे पता चलता है कि जो राजा महाराजाओं के महलों में जो राजकुमार और राजकुमारियां रहती थी, वो भी नृत्य करते थे, पर सार्वजनिक रूप से नहीं। वो अपने महलों तक ही सीमित थे, जनता के सामने वो प्रदर्शित नहीं करते थे। शास्त्रीय नृत्यों का स्वरूप में बहुत परिवर्तन हुआ है। वर्तमान समय में इन्हें देखकर 200-300 साल प्राचीन नृत्य कला से भी इन्हें पूरी तरह से नहीं जोड़ा जा सकता। भारतीय कलाएं से शास्त्रीय रूप तक अचानक नहीं पहुंची है। मतलब भारतीय कलाएं लोग से शास्त्रीय रूप में अचानक नहीं पहुंची, वर्षों से इनके बीच का संवाद रहा है, दोनों का बीच में कुछ न कुछ जुड़ाव रहा है, उसी आधार तक ये पहुंची है। आज के मंचों या फिल्मों में जो संगीत या नृत्य मिलता है, उनमें दोनों का मिला जुला रूप है। जो भी आज नाटकों में या फिल्मों में या संगीत कलाओं के अंतर्गत जो भी हमें विचार मिलते हैं, वो इन दोनों कलाओं का विश्लेषण है पड़ता है। हमारा ध्यान इस पर भी जरूर जाना चाहिए कि हर एक राज्य में सभी कलाओं के बीच एक अंतर संबंध होता है। हर प्रत्येक राज्य में जो भी कलाएं होती है उसमें आपसी संबंध होता है। संदर्भ भी आता है कि बाद में एक अंतर संबंध दिखेगा। उत्तर भारत बांस नृत्य क्राफ्ट कला की, फिर बांस के बाद वाद्य यंत्र इसके उदाहरण माने जाते हैं। एक सेकंड रुकना ना, इसमें कुछ मैं थोड़ा सा देख, ठीक। ध्यान देने की बात यह भी है कि सभी कलाएं धीरे धीरे समूह से व्यक्ति कला का रूप धारण करती गई है और इसका कारण निश्चित रूप से व्यवसाय भी रहा है। मतलब हर कला का अगर आगे बढ़ना है तो उसका मेन आधार क्या आ गया, व्यवसाय। कि लोगों ने अपने इसको व्यवसाय बना लिया है, उसी से वो अपना कार्य चला रहे हैं। सभी रूप
सभी लोक नृत्यों में साथ साथ एक ताल और पैरों का उठना, हाथों का एक दूसरे से जुड़ना अपने आप भारत की एक अद्भुत साहचर्य और प्रेम भावना के संकेत करती है कि लोग जो समूह में नृत्य करते हैं, साथ साथ नृत्य करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर करते हैं, तो उनसे आपसी सद्भावना भी, आपसी प्रेम भी वहां पर उजागर होता है। समूचा मानव जीवन, समूची प्रकृति क्या अनायास ही कला का विषय बने होंगे? इनका संबंध भारत की प्रेम भावनाओं के साथ साथ भारतीय संस्कृति में निहित वसुधैव कुटुंबकम की भावना से मिलता है कि सभी धर्मों का सम्मान करें। यही लोगों के अंदर भावना थी। यही कारण है कि यहाँ की कलाओं को मुरीद आज पूरा विश्व है। ये हमारा पाठ भारतीय कलाएं पूरा हो गया है और अब इसके आगे हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कला और भाषा के अंतर संबंध में आपकी क्या राय है, वो हमें लिखकर बताइए। तो प्रस्तुत पाठ में भारतीय कलाओं जैसे चित्रकला, संगीत कला इत्यादि का बड़ा ही सुंदर और स्पष्ट स्वरूप हमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त यह पाठ हमें यह जानकारी देता है कि भारतीय कला, विभिन्न कलाएं किस प्रकार से विकसित हुई है। कलाकारों के साथ साथ प्रस्तुत पाठ में कई प्रसिद्ध कलाकारों के विषय में भी पढ़ने को मिलता है। कला और भाषा के बीच में घनिष्ठ संबंध है। जिस प्रकार मनुष्य अपने भावों व विचारों को भाषा के द्वारा प्रकट करता है, उसी प्रकार कलाकार भी कला के माध्यम से अपने विचार व भावों को सभी के समक्ष रखता है। समुद्र में उड़ती गिरती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों से सजाता है। चिड़िया की चहचहाट को गायक स्वरों से सजाता है, तो नर्तक मन के भावों को विभिन्न मुद्राओं में सजाता है। चित्रकारी प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। जब हम भाषा नहीं जानते थे, तब भी चित्रकारी थी और यही अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करने का माध्यम था। भारतीय संगीत किसी भी वस्तु से संगीत निकाल सकता है। वीणा, जल तरंग, रवाब, दोतार या बांसुरी सुनकर हम इस बात को समझ सकते हैं कि इन सब में प्रयोग किए जाने वाली चीजें हमारे आस पास के रोजमर्रा में प्रयोग किए जाने वाली होती है। यह सहजता और प्रकृति से जुड़ाव भारतीय कला की विशेषता रही है। भारतीय नृत्य में सभी अंगों की गति, लय महत्वपूर्ण है। भारतीय नर्तकों की आंख, भौं या फिर नासिका के माध्यम से ही खुशी और दुख, क्रोध, विभस आदि भावों को अभिव्यक्त करने में महारत हासिल हुई है। यही कारण है कि हमारे भारत की कलाओं में श्रद्धा रखने वाला आज पूरा विश्व है। पहला प्रश्न पूरा हुआ। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। भारतीय कला और भारतीय संस्कृति में आप किस तरह का संबंध पाते हैं कि दोनों के अंतर्गत कौन सा संबंध, किस तरह संबंध है? तो भारतीय कला और भारतीय संस्कृति में घनिष्ठ संबंध है। भारतीय संस्कृति के विकास में कलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे देश में, भारत में न जाने कितने उत्सव त्योहार मनाए जाते हैं। विविधता ही हमारी पहचान है। जिस तरह अलग अलग संस्कृतियां और अलग अलग त्योहार हमारी पहचान है, वैसे ही अलग अलग कलाएं हमारी अनूठी पहचान है। भारत के अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी विशिष्ट कलाएं भी है। भारतीय कलाओं को भारतीय संस्कृति में मनाए जाने वाले त्योहार, उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता। भारतीय कलाएं जन्मोत्सव से लेकर शादी ब्याह, पूजा तथा खेती बाड़ी से भी जुड़ी हुई है। मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण ही भारत की ये विशिष्ट कलाएं भारतीय संस्कृति के विरासत के प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती है। फिर हमारा तीसरा प्रश्न आता है कि शास्त्रीय कलाओं का आधार जनजातीय और लोक कलाएं हैं। अपनी सहमति और असहमति के पक्ष में तर्क दीजिए। तो शुरुआती दौर उत्तर है, शुरुआती दौर में सभी कलाओं का संबंध लोक या समूह से ही था।
बाद में चलकर जब इसका संबंध व्यवसाय से जुड़ा तो धीरे धीरे कलाओं व्यक्ति केंद्रित होती चली गई और मध्यकाल तक आते आते चित्र, संगीत, नृत्य कलाएं राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गई और धीरे धीरे शास्त्रीय नियम में बंध गई। इसी तरह मंदिरों और महलों में विकसित होती हुई ये कलाएं शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करती गई। शास्त्र ने संगीत, नृत्य, अभिनय कलाओं का एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दे दिया। फिर भी लोक कलाएं अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ी रही। आज की कलाओं की जड़ें लोक में ही है। चित्रकला हो, संगीत कला हो या फिर नृत्य कला हो, प्राचीन शैल चित्रों से प्रारंभ हुई। चित्रकारी से गुप्त काल तक आते आते चित्रकला की निपुणता चरम स्थिति पर पहुंच गई। गुरु शिष्य परंपराओं ने कलाओं के शास्त्रीय स्वरूप को और भी पुष्ट और अनुशासित बना दिया है। अतः हम इस तर्क से सहमत हैं कि जनजातीय कलाएं और लोक कलाएं ही शास्त्रीय कलाओं का आधार है। ये हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर और पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम अपने अगले वीडियो में अगला चैप्टर करेंगे। वैसे नितान के ये चारों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं।